नमस्ते। द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कह सकते हैं चर्चित कहानी सुहाग की साड़ी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी गौरा और रतन सिंह के विवाहित जीवन को दिखाती है। दोनों के स्वभाव सोच बिल्कुल अलग, फिर भी उनके बीच एक समझ है, एक तालमेल है जिससे उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। और कहानी में जो असली मोड़ आता है वो तब है जब स्वदेशी आंदोलन मतलब भारत में बनी चीजों को बढ़ावा देने और विदेशी सामान के बहिष्कार का जो आंदोलन था वो जोर पकड़ता है। रतन सिंह जो हैं वो इस आंदोलन के बड़े पक्के समर्थक हैं और वो गौरा से कहते हैं कि भाई घर के सारे विदेशी कपड़े होली में जला दो। और इसमें वो साड़ी भी शामिल है जो गौरा के लिए बहुत बहुत खास है, उसकी सुहाग की साड़ी। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का कह सकते हैं मुद्दा खड़ा होता है। सवाल यह है कि क्या गौरा का अपनी सुहाग की साड़ी को त्याग देना, क्या ये उसकी निजी भावनाओं पर राजनीतिक विचारों की एक तरह से जीत दिखाता है, या फिर ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक व्यक्ति का त्याग पूरे समुदाय के भले और उसकी तरक्की का जरिया बन सकता है? ये वाकई एक पेचीदा सवाल है जिसके कोई सीधे सपाट जवाब शायद नहीं है। मेरा मानना है कि गौरा ने जो किया, भले ही उसे शुरुआत में तकलीफ हुई, लेकिन अंत में ये उसके राजनीतिक आदर्शों की तरफ झुकाव को दिखाता है और समाज पर इसका बहुत आप कह सकते हैं सकारात्मक असर पड़ता है। और मेरा नजरिया इससे थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि ये घटना दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक विचारधारा, कोई एक सोच इंसान की निजी भावनाओं और उसकी जो परंपराएं हैं उनसे टकराती है, और उस टकराव की जो एक भावनात्मक कीमत चुकानी पड़ती है उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो ठीक है, अपनी अपनी बात रखते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, कहानी शुरू से ही ये बताती है कि गौरा और रतन सिंह में जमीन आसमान का फर्क था। गौरा को कुल मर्यादा, घर परिवार की इज्जत, परंपराएं, ये सब चीजें प्यारी थी। वहीं रतन सिंह, वो समाज सुधार और स्वदेशी आंदोलन के लिए पूरी तरह समर्पित थे। उनका तो प्रण था, जैसा वो कहते भी हैं, विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। ये उनके लिए सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक जीने का तरीका था। हाँ, ये बात तो साफ है कहानी में कि उनके विचार काफी अलग-अलग थे। तो जब रतन सिंह ने विदेशी कपड़े मांगे, खासकर वो सुहाग की साड़ी, तो जाहिर है गौरा हिचकिचाई। उसे ये सब लड़कों का खेल जैसा लगता था। और वो साड़ी, वो तो उसके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो उसकी शादी की निशानी थी। मतलब भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। उसने कहा भी, ये मेरी सुहाग की साड़ी है। लेकिन कहानी का जो अहम मोड़ है वो तब आता है जब वो देखती है कि रतन सिंह अपने सिद्धांत, अपनी प्रतिज्ञा को लेकर कितने परेशान हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्हें प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ये देखकर गौरा का मन बदला। उसने कहा, तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। मेरे विचार में ये कोई मजबूरी का फैसला नहीं था, ये एक सोचा समझा कदम था जो पति के प्रति उसके प्रेम और सम्मान से निकला था। आपकी बात में वजन है, पर मैं इसे शायद उस नजरिए से नहीं देख पाती हूँ। क्या वाकई ये सिर्फ प्रेम और सम्मान था या इसमें हालात का दबाव भी? खैर, मैं अपनी बात रखूंगी इस पर। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से कहानी का अंत इस त्याग के असर को एकदम साफ दिखाता है। स्वदेशी बाजार चल निकला। उनके पुराने नौकर राम टहल, साइस और केसर मेहरी, जो पहले दूसरों पर निर्भर थे, अब खुद बुनकर बन गए, आत्मनिर्भर हो गए। और वो सीधे सीधे कहते हैं कि इसकी वजह गौरा की साड़ी का त्याग है। राम टहल का कहना है, मलकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए और बाजार का चमकना कहिए। केसर तो यहां तक कहती है, तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि गौरा के एक निजी त्याग ने कैसे पूरे समुदाय की भलाई का रास्ता खोल दिया। इसने स्वदेशी के विचार को ताकत दी। और मजे की बात यह है कि अंत में गौरा खुद भी इससे प्रेरित हुई। वो खुद स्वदेशी बाजार बनवाने और कपास की खेती बढ़ाने जैसे सुझाव देने लगी। तो ये कहानी व्यक्तिगत दुख से आगे बढ़कर सामूहिक तरक्की और सशक्तिकरण की कहानी बन जाती है, मेरे हिसाब से तो। आपने जो नतीजा बताया वो बेशक सकारात्मक है, इसमें कोई शक नहीं। स्वदेशी बाजार का चलना, राम टहल और केसर का आत्मनिर्भर बनना, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह से गौरा से वो साड़ी ली गई, वो जो प्रक्रिया थी,
उसको नज़रअंदाज करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मेरे लिए ये कहानी व्यक्तिगत भावनाओं, गहरी परंपराओं और एक कह सकते हैं कठोर राजनीतिक सोच के बीच के टकराव को बहुत शिद्दत से दिखाती है। गौरा के लिए वो साड़ी महज एक कपड़ा नहीं थी, वो सुहाग की साड़ी थी। इसका भावनात्मक, सांस्कृतिक, पारंपरिक महत्व कितना गहरा था, ये उसकी बातों से ही पता चलता है। वो गिड़गिड़ाती है, पैरों पड़ती हूँ, जिद न करो। वो कसम देती है, तुम्हें मेरे सिर की कसम। वो अपशगुन से डरती है, कैसा अशगुन मुंह से निकालते हो। ये सब उसकी अंदरूनी पीड़ा को, उसके दर्द को दिखाता है। लेकिन क्या बड़े लक्ष्य के लिए ऐसी पीड़ा सहना कभी-कभी जरूरी नहीं हो जाता? क्या नतीजा उस प्रक्रिया को सही नहीं ठहराता? यही तो सवाल है। क्या नतीजा हमेशा प्रक्रिया को सही ठहराता है? देखिए, रतन सिंह का रवैया कितना सख्त था। उसने उस साड़ी को, जिसे गौरा इतनी पवित्र मानती थी, क्या क्या नहीं कहा। अपवित्र स्मृति चिन्ह, गुलामी का दाग, गुलामी के पटके, दासत्व के बंधन। क्या ये जरूरत से ज्यादा कठोरता नहीं थी? क्या ये गौरा की भावनाओं के प्रति एक तरह की संवेदनहीनता नहीं थी? हाँ, वो अपने सिद्धांतों के पक्के थे, लेकिन क्या सिद्धांत इंसान की भावनाओं को इस तरह कुचलने की इजाजत देते हैं? दिलचस्प बात यह है कि रतन सिंह खुद एक पल के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार हो जाते हैं, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आखिर में वो साड़ी ले ही लेते हैं, और वो भी तब जब वो खुद देख रहे हैं कि गौरा के चेहरे का रंग कैसे उड़ रहा है। चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है, और वो खुद महसूस कर रहे हैं कि वो ज्यादती कर रहे हैं। अहृदयता पर लज्जा आई। हाँ, मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूँ। ये अत्याचार है। साड़ी देने के महीनों बाद तक गौरा का मन भारी रहता है, हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। उसे बुरे सपने आते हैं, अमंगल की आशंकाएं घिरे रहती हैं। ये सब उस त्याग के भावनात्मक कीमत को दिखाता है। तो मेरे लिए ये कहानी उजागर करती है कि कैसे नेक इरादों और बड़े आदर्शों के नाम पर भी निजी, गहरी और पवित्र भावनाओं को रौंदा जा सकता है। ये रतन सिंह की उस आदत पर भी सवाल उठाती है, जिसके बारे में गौरा सोचती है, अपनी धुन में किसी की सुनते नहीं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि गौरा के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ भावनात्मक दबाव का नतीजा कह सकते हैं? आपने कहा कि रतन सिंह ने खुद इसे अत्याचार माना, लेकिन गौरा का अंतिम निर्णय कब आया? जब उसने रतन सिंह की आत्मा की पीड़ा को समझा। उसने कहा, अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। क्या यह सिर्फ दबाव था, या ये एक चुनाव था, अपने डर और अपनी भावना पर पति के सिद्धांत और उसकी आत्मिक शांति को तरजीह देना? मुझे लगता है इसमें एक सक्रिय चुनाव का तत्व है। हाँ, पीड़ा थी, हिचकिचाहट थी, लेकिन ये एक ऐसा त्याग था जिसने अंततः उसे खुद को और समुदाय को मजबूत किया। आप देखिए, शुरुआत में वो आंदोलन को शक की नज़र से देखती है, लेकिन अंत में वो खुद उसमें शामिल हो जाती है, सुझाव देती है। ये बदलाव कैसे आया? क्या ये सिर्फ दबाव से आ सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें चुनाव का कोई तत्व था ही नहीं, लेकिन उस चुनाव तक पहुंचने का रास्ता कैसा था? क्या वो एक बराबरी का चुनाव था? रतन सिंह का रवैया, साड़ी के लिए लपकना, फिर गौरा की कसम सुनकर ही रुकना, फिर ये कहना कि उसे व्रत तोड़ना पड़ेगा और झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, क्या ये सब गौरा पर एक जबरदस्त नैतिक और भावनात्मक बोझ नहीं डालता? वो एक धर्म संकट में फंस जाती है, अपनी पवित्र मानी जाने वाली चीज बचाए या पति को उसकी अपनी नजर में झूठा बनने से रोके। ये स्थिति ही अपने आप में एक दबाव है ना? रतन सिंह का खुद अपने काम को अत्याचार कहना ये दिखाता है कि वो भी समझ रहे थे कि वो कितना दबाव डाल रहे हैं। तो इसे सिर्फ एक सोचा समझा चुनाव कहना, गौरा के अंदर जो भावनात्मक तूफान चल रहा था उसे शायद कम करके आंकना लगता है। और उसके बाद महीनों तक चलने वाली उसकी चिंता, उसके बुरे सपने, ये क्या दिखाते हैं? यही कि वो घाव गहरा था, वो त्याग उतना आसान नहीं था। चलिए, रतन सिंह के वैचारिक पक्ष पर थोड़ी और बात करते हैं। उनका जो रवैया था, क्या वो सिर्फ हठधर्मिता थी या उसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत था? उनका सवाल सीधा था, विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा, खासकर तब जब वो शहर भर में स्वदेशी आंदोलन के नेता माने जाते थे। क्या उनसे ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी कि वो जो उपदेश दे रहे हैं उस पर खुद भी अमल करें? उनकी इसी दृढ़ता ने, इसी सिद्धांत के प्रति निष्ठा ने तो राम टहल और केसर जैसे लोगों को प्रेरणा दी। अगर वो खुद ही समझौता कर लेते तो आंदोलन का क्या होता?
उनका बाद में पछताना, अहृदयता पर लज्जा, ये भी तो दिखाता है कि वो भावनाहीन नहीं थे, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे। कभी-कभी बड़े बदलाव के लिए ऐसी दृढ़ता जरूरी हो जाती है। मैं मानती हूँ कि समर्पण जरूरी है, सिद्धांत जरूरी हैं, लेकिन सवाल ये है कि समर्पण कब हठधर्मिता बन जाता है, सिद्धांत कब इंसानियत से बड़े हो जाते हैं। रतन सिंह के सिद्धांत उन पर इतने हावी हो गए कि उन्हें गौरा के लिए उस साड़ी का मतलब ही नहीं दिखा। सोचिए, सुहाग की साड़ी, शादी की निशानी, एक पवित्र वस्तु, उसे अपवित्र स्मृति चिन्ह या गुलामी का दाग कह देना, ये सिर्फ कठोरता नहीं, ये असंवेदनशीलता की हद है। ये व्यक्तिगत और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान है। क्या स्वदेशी आंदोलन का यही मकसद था कि लोग अपनी निजी जिंदगी की पवित्र चीजों को भी नफरत की नजर से देखने लगे? मुझे तो नहीं लगता। उन्होंने एक अमूर्त राजनैतिक विचार को अपनी पत्नी की जीती जागती गहरी भावनाओं और परंपराओं से ऊपर रख दिया। क्या ये सही संतुलन है? आप कहते हैं कि उनकी दृढ़ता ने प्रेरणा दी, मैं कहती हूँ कि उनकी कठोरता ने पीड़ा दी। कहानी हमें दोनों पहलू दिखाती है। बिल्कुल, कहानी जटिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर हम कहानी के मूल संदेश की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि ये मुख्य रूप से स्वदेशी आंदोलन की बदलाव लाने की ताकत का एक तरह से जश्न मनाती है? ये दिखाती है कि कैसे एक विचार, एक आंदोलन गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों की जिंदगी बदल सकता है, उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता जगा सकता है। राम टहल और केसर का बदलना इसका सबसे बड़ा सबूत है। और गौरा की अपनी यात्रा, शक और निजी मोह से शुरू होकर राष्ट्रीय हित की समझ और उसमें सक्रिय भागीदारी तक पहुंचना, ये भी तो कहानी का एक बड़ा संदेश है। वो सुहाग की साड़ी, जो पहले सिर्फ व्यक्तिगत रिश्ते का प्रतीक थी, अब एक बड़े सामूहिक लक्ष्य, आर्थिक आजादी, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन जाती है। कहानी के एंड में गौरा की खुशी, उसका उत्साह, चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलो लेकर रहा हो। क्या ये इस बदलाव की जीत का संकेत नहीं है? मैं मानती हूँ कि कहानी स्वदेशी आंदोलन की सकारात्मक क्षमता को बखूबी दर्शाती है, लेकिन इसे सिर्फ एक जश्न कहना कहानी के साथ शायद पूरी तरह न्याय नहीं होगा। मेरे लिए ये कहानी निजी जिंदगी और राजनीतिक आदर्शों के बीच के मुश्किल और अक्सर तनाव भरे रिश्ते की बहुत गहरी पड़ताल है। हाँ, ये दिखाती है कि मिलकर काम करने से क्या हासिल हो सकता है, लेकिन साथ ही यह हमें चेताती भी है विचारधारा की कट्टरता के खतरों के बारे में और बड़े आदर्शों के नाम पर निजी भावनाओं और मूल्यों की कुर्बानी की जो भारी कीमत चुकानी पड़ती है, उसके बारे में। गौरा की शुरुआती तकलीफ, उसका गिड़गिड़ाना, उसकी बात की चिंता और बुरे सपने, ये सब कहानी का उतना ही अहम हिस्सा है जितना कि वो सुखद अंत। हम इन्हें सिर्फ अंत तक पहुंचने का रास्ता मानकर भुला नहीं सकते। कहानी इस तनाव को, इस कश्मकश को सामने रखती है, न कि किसी एक पक्ष की आसान जीत दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि बड़े आंदोलनों की भागदौड़ में अक्सर इंसान और उसकी भावनाओं की जटिलता कहीं पीछे छूट जाती है। क्या वो कीमत चुकाना हमेशा जायज होता है? कहानी ये सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। तो आप कह रही हैं कि कहानी का अंत सकारात्मक होते हुए भी वो प्रक्रिया और वो जो पीड़ा थी वो सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। क्या रतन सिंह का तरीका ही एकमात्र तरीका था? क्या गौरा की भावनाओं का सम्मान करते हुए भी स्वदेशी का पालन नहीं हो सकता था? कहानी इन सवालों को उठाती है। रतन सिंह का अपनी पत्नी की गहरी भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होना, भले ही नेक इरादे से हो, एक चेतावनी है। ये दिखाती है कि कैसे आदर्शों का अंधा अनुसरण रिश्तों में दरार डाल सकता है, भले ही बाहरी तौर पर सब ठीक लगे। लेकिन क्या गौरा का अंत में संतुष्ट होना और यहाँ तक कि स्वदेशी के काम में सक्रिय होना ये नहीं दिखाता कि उसने उस त्याग को अंततः सार्थक पाया? उसका दुख स्थायी नहीं रहा, उसकी पीड़ा एक बड़े उद्देश्य के लिए थी, जिसने अंततः उसे भी खुशी दी। ये एक तरह का रूपांतरण है, व्यक्तिगत दुख से राष्ट्रीय चेतना और संतोष तक। रूपांतरण जरूर है, लेकिन उस रूपांतरण की प्रक्रिया दर्दनाक थी और कहानी उस दर्द को छिपाती नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हर कोई उस दर्द से गुजरकर उस सकारात्मक रूपांतरण तक पहुंच ही पाए। कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा ऐसे दर्दनाक रास्ते अपनाने पड़ते हैं? क्या साधन उतने ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि साध्य?
प्रेमचंद अक्सर अपने किरदारों को ऐसी ही नैतिक दुविधाओं में डालते हैं और सुहाग की साड़ी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह हमें दिखाती है कि व्यक्तिगत और सामूहिक के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल हो सकता है। तो अगर मैं अपनी बात को समेटूं तो मैं कहूंगा कि हाँ, शुरुआती संघर्ष तीव्र था, भावनात्मक रूप से मुश्किल था, लेकिन कहानी आखिरकार एक बड़े लक्ष्य के लिए किए गए त्याग के महत्व को रेखांकित करती है। ये दिखाती है कि कैसे गौरा के एक निजी काम ने न सिर्फ समुदाय की भलाई को आगे बढ़ाया, बल्कि खुद उसे भी एक नई समझ, आत्मसंतुष्टि और राजनैतिक चेतना दी। उसकी सुहाग की साड़ी ने एक नया, ज्यादा शक्तिशाली अर्थ पाया। ये व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठकर सामूहिक उत्थान का प्रतीक बन गई। और मैं अपनी बात को इस तरह समेटूंगी कि कहानी के सकारात्मक नतीजे उन मुश्किल नैतिक सवालों को खत्म नहीं कर देते जो संघर्ष के दौरान उठे थे। कहानी बहुत प्रभावी ढंग से दिखाती है कि कैसे गहरे निजी एहसास और मांग करते राजनीतिक आदर्श आपस में टकरा सकते हैं। ये हमें उन मानवीय जटिलताओं और भावनात्मक कीमतों की याद दिलाती है जिन्हें अक्सर बड़े सामूहिक लक्ष्यों का पीछा करते हुए नज़रअंदाज कर दिया जाता है। निजी और राजनीतिक के बीच का वो तनाव कहानी के अंत के बाद भी पाठक के मन में गूंजता रहता है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे टकरावों का सही हल क्या हो सकता है। ये तो साफ है कि प्रेमचंद की ये कहानी हमें व्यक्तिगत भावना और सामूहिक कर्तव्य के बीच के नाजुक संतुलन पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है, और इसकी अलग-अलग व्याख्याएं बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल, प्रेमचंद की लेखनी की यही खूबी है कि वो हमें आसान जवाब नहीं देती, बल्कि जटिल सवालों से जूझने और कहानी के अंदर छिपे विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए उकसाती है। शायद यही वजह है कि ये कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। तो आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी इस विमर्श से कुछ सोचने को मिला होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।